नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के एक और टॉपिक की, जो कि है रिमूवल टू। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन जान लेते हैं। टू चेंज द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। किसी वाक्य का अर्थ परिवर्तन किए बिना रूप परिवर्तन करना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। चलिए सर्वप्रथम जानते हैं टू के बारे में। टू के दो अर्थ होते हैं। एज ए कंजंक्शन टू का प्रयोग ऑल्सो के अर्थ में भी के लिए किया जाता है तथा एडवर्ब के रूप में अत्यधिक मोर देन नेसेसरी आवश्यकता से अधिक के अर्थ में एडवर्ब के रूप में किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि टू को किस तरीके से रिमूव किया जाता है। एक एग्जाम्पल दे रखा है, ही इज़ टू फैट टू वर्क। इसका अर्थ निकाला जाए तो वह कार्य करने के लिए अत्यधिक मोटा है। जब हम इसे रिमूव करेंगे तो हमें टू के स्थान पे सो का प्रयोग करना होगा और दैट क्लॉज का प्रयोग करना होगा। अब हम इसे रिमूव करते हैं तो सेंटेंस होगा, ही इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट वर्क। वह इतना मोटा है, वह काम नहीं कर सकता है। अर्थात वह अत्यधिक मोटा है और कार्य करने में असमर्थ है। उपरोक्त वाक्य को तीन प्रकार से पूछा जा सकता है: रिमूव टू, मेक ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड ए नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ इस प्रकार होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद एक वर्ब, टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब में से कोई एक होगा, उसके बाद एक इन्फिनेटिव होगा, टू प्लस V1। इसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, टू के स्थान पे सो, एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस दैट, सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड में से एक अकॉर्डिंग टू टेंस प्लस वर्ब। इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें सेट करना होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। सी इज़ टू यंग टू ट्रैवल अलोन। वह अकेले यात्रा करने के लिए काफ़ी छोटी है या अत्यधिक छोटी है। रिमूव करते हैं टू को। सी इज़ सो यंग दैट सी कैन नॉट ट्रैवल अलोन। वह इतनी छोटी है कि वह अकेले यात्रा नहीं कर सकती है। चलिए बात करते हैं रिमूवल टू के दूसरे रूल के बारे में। यदि वाक्य में किसी पास्ट टेंस की वर्ब का प्रयोग हुआ है तो बदले हुए वाक्य में कैन के स्थान पर सामान्यतः कुड का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक एनी मोर। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक एनी मोर। यहाँ एक परिवर्तन हुआ है, वॉज यूज़ हुई है जो कि पास्ट टेंस की वर्ब है, इसलिए कैन के स्थान पर कुड का प्रयोग होगा। अब यहाँ देखें तो पहले क्लॉज में पास्ट की एक वर्ब वॉज का प्रयोग हुआ है, इसलिए दैट क्लॉज के साथ कुड का प्रयोग होगा क्योंकि कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक एनी मोर। वह इतना थका हुआ था कि वह और नहीं चल सकता था। चलिए आगे बात करते हैं। रूल नंबर 3 है, यदि वाक्य का कर्ता इट या निर्जीव हो तो उस वाक्य में प्रयुक्त वाक्यांश फॉर मी को आई, फॉर हिम को ही, फॉर हर को सी, फॉर अस को बी तथा फॉर यू को यू में बदल देते हैं। इसके लिए उदाहरण दे रखा है, द बॉक्स इज़ टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। मेरे लिए यह बक्सा उठाने में बहुत भारी है या अत्यधिक भारी है। रिमूव करेंगे टू को। द बॉक्स इज़ सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। यह बक्सा इतना भारी है कि मैं इसे उठा नहीं सकता हूँ। अब आई सब्जेक्ट हमें मिला है फॉर मी फ्रेज से, जो ऑब्जेक्ट के रूप में था। यहाँ हमें दैट क्लॉज के लिए वो सब्जेक्ट मिल गया। अगर फॉर हर होगा तो सी सब्जेक्ट बनेगा, फॉर हिम हुआ तो ही सब्जेक्ट बनेगा, फॉर अस हुआ तो वी सब्जेक्ट बनेगा। चलिए इसी पैटर्न का एक और उदाहरण देखते हैं। द कार इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर हिम टू परचेज। उसके लिए खरीदने के लिए कार अत्यधिक महंगी है। रिमूव करते हैं टू को। द कार इज़ सो एक्सपेंसिव दैट ही कैन नॉट परचेज इट। अब फॉर हिम से हमें दैट क्लॉज के लिए सब्जेक्ट मिल गया ही।
वहाँ ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे हम उसे दैट क्लॉज का सब्जेक्ट बना देते हैं। इसका हिंदी अर्थ होगा कि कार इतनी महंगी है कि वह इसे खरीद नहीं सकता है। चलिए अगले नियम की बात करते हैं। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो बदला हुआ नेगेटिव वाक्य भी पैसिव वॉइस में होगा। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। दिस बॉक्स इज़ टू हैवी टू बी लिफ्टेड। टू बी लिफ्टेड किसी इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो टू के बाद बी और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसे यहाँ टू को इस तरीके से रिमूव किया जाएगा, दिस बॉक्स इज़ सो हैवी दैट इट कैन नॉट बी लिफ्टेड। ये हिंदी अर्थ की बात करें तो हिंदी अर्थ है दिस बॉक्स इज़ टू हैवी टू बी लिफ्टेड। यह बक्सा उठाए जाने में अत्यधिक भारी है, या दिस बॉक्स इज़ सो हैवी दैट इट कैन नॉट बी लिफ्टेड। यह बक्सा इतना भारी है कि इसे उठाया नहीं जा सकता है। अब यहाँ पर टू को रिमूव करने के लिए हमने निचले वाक्य को, नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाया है। किसी मॉडल के साथ जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव की ऑक्सिलरी होती है बी और वर्ब थर्ड। ऐसा यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है, दिस बॉक्स इज़ सो हैवी दैट इट कैन नॉट बी लिफ्टेड। चलिए इसी पैटर्न का एक और उदाहरण देखते हैं। दिस हाउस इज़ टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। यह घर खरीदे जाने में अत्यधिक महंगा है। तो नेगेटिव सेंटेंस होगा दिस हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड। टू बी परचेज्ड इसका मतलब ये था कि ये पैसिव वॉइस में है, इसीलिए हमने कैन नॉट मॉडल वर्ब के साथ बी का प्रयोग किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। इसका अर्थ होगा यह घर इतना महंगा है कि इसे खरीदा नहीं जा सकता है। चलिए बात करते हैं रूल नंबर 5 की। यदि दिए गए अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई निर्जीव या इट है और वाक्य में प्रयुक्त वाक्यांश फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर अस इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है और ना ही वाक्य पैसिव वॉइस में है, तो दैट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में नो वन, नोबडी, वन, एनीवन, एनीबडी या वी का प्रयोग करते हैं। ऐसा तब करते हैं जब वाक्य का सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है। चलिए इस नियम का एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण दे रखा है, बॉक्स इज़ टू हैवी टू लिफ्ट। बक्सा उठाने में काफ़ी भारी है, बहुत भारी है या अत्यधिक भारी है। यहाँ पे दैट क्लॉज के लिए सब्जेक्ट क्लियर नहीं है। ऐसा होने पर हम किसी इंडेफिनिट प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाते हैं या वी को सब्जेक्ट बनाते हैं। इस वाक्य में निम्नलिखित कई तरीके से टू को रिमूव किया जा सकता है। द बॉक्स इज सो हैवी दैट नो वन कैन लिफ्ट इट, या द बॉक्स इज सो हैवी दैट nobody can lift it, या the box is so heavy that one cannot lift it, या फिर ऐसे हो सकता है the box is so heavy that anybody cannot lift it। अब यहाँ पे ही ध्यान रखना ये होगा, जब हम सब्जेक्ट के रूप में no one या nobody का प्रयोग करते हैं तो can के साथ not यूज़ नहीं होगा, क्योंकि not प्लस any इज इक्वल टू no होता है। नॉट और एनी के बराबर नो होता है। नोबडी और नो वन में नो पहले से लगा हुआ है, इसका मतलब उसमें नॉट पहले से इंक्लूड है, इसलिए हम कैन के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। जबकि वन, एनीवन, एनीबडी इन सभी के साथ कैन नॉट का प्रयोग किया जाएगा। इसमें देखने वाली एक चीज़ और है, यहाँ सेंटेंस के लास्ट में इट का प्रयोग वाक्य को पूर्ण अर्थ देने के लिए किया जाता है और सामान्यतः ऐसा तब किया जाता है जब वाक्य का सब्जेक्ट कोई निर्जीव होता है। चलिए बात करते हैं रूल नंबर 6 की। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर प्लस आर्टिकल प्लस नाउन, या इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस बी प्लस आर्टिकल प्लस नाउन, तो निम्नलिखित विधि द्वारा टू को रिमूव किया जाएगा, इसे नेगेटिव में परिवर्तित किया जाएगा। चलिए इस पैटर्न के एक उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण है, ही इज़ टू ऑनेस्ट फॉर ए बिजनेसमैन, या ही इज़ टू ऑनेस्ट टू बी ए बिजनेसमैन।
वह एक बिजनेसमैन बनने के लिए अत्यधिक ईमानदार है। दोनों का अर्थ सेम है। दोनों को एक ही तरीके से नेगेटिव में परिवर्तित किया जाएगा या टू को रिमूव किया जाएगा। इसका आंसर होगा ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही कैन नॉट बी ए बिजनेसमैन। वह इतना ईमानदार है कि वह एक बिजनेसमैन नहीं बन सकता है। चलिए इसी पैटर्न का एक उदाहरण और देखते हैं। ही इज़ टू लेज़ी फॉर ए फार्मर या ही इज़ टू लेज़ी टू बी ए फार्मर। इसे नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे या टू को रिमूव करेंगे। ही इज़ सो लेज़ी दैट ही कैन नॉट बी ए फार्मर। वह इतना आलसी है कि वह एक किसान नहीं बन सकता है। रूल नंबर 7 है, यदि प्रयुक्त इन्फिनेटिव नेगेटिव में है अर्थात वाक्य का स्ट्रक्चर निम्न प्रकार है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव प्लस अदर वर्ड्स। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक परिवर्तन है जो कि इन्फिनेटिव से पहले नॉट लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम टू को रिमूव करते हैं। उदाहरण दे रखा है, ही इज़ टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व दिस सम। अब यहाँ टू को किस तरीके से रिमूव करेंगे, देखिए, ही इज़ सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व दिस सम। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हर वाक्य में हम कैन के बाद या कुड के बाद नॉट का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। यदि पहले वाक्य में नॉट का प्रयोग हुआ है तो दूसरे वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं होगा। अब यहाँ देखा जाए तो नॉट की उपस्थिति टू के नकारात्मक भाव को समाप्त कर रही है, क्योंकि टू एक सेमी नेगेटिव वर्ड है और जब दो डबल नेगेटिव वर्ड वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पॉजिटिव अर्थ देते हैं। नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो आपको ध्यान रखना है, यदि टू के साथ नॉट का प्रयोग हुआ है तो कैन या कुड के साथ या दैट क्लॉज के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होगा। अब इस वाक्य के अर्थ की बात की जाए तो ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व दिस सम। वह इतना होशियार है कि वह इस सवाल को हल कर सकता है, जो एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है, क्योंकि टू और नॉट दोनों की उपस्थिति इसे एक पॉजिटिव अर्थ दे रही है। चलिए इसी पैटर्न का एक उदाहरण और देखते हैं। द लैंडलॉर्ड इज टू काइंड हार्टेड नॉट टू फॉरगिव हर। अब इस वाक्य में देखा जाए तो टू के साथ नेगेटिव वर्ड नॉट यूज हुआ है, तो इसके लिए हम टू को रिमूव करेंगे। द लैंडलॉर्ड इज सो काइंड हार्टेड दैट ही कैन फॉरगिव हर। इसका अर्थ होगा जमींदार इतना दयालु है कि वह उसे क्षमा कर देगा या उसे क्षमा कर सकता है। अब यहाँ पे एक नई चीज़ और देखने के लिए मिली है कि विल या कैन दोनों में से किसी एक का प्रयोग यहाँ किया जा सकता है, और ऐसा इसलिए है यदि वाक्य शक्ति सामर्थ्य क्षमता को नहीं दर्शाता है तो कैन के स्थान पर फ्यूचर इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी प्रयोग किया जा सकता है। एक और उदाहरण आप देख सकते हैं, द फैक्ट इज़ टू क्लियर टू रिक्वायर एनी प्रूफ। इसके लिए नेगेटिव होगा या टू को रिमूव करेंगे। द फैक्ट इज़ सो क्लियर दैट इट डजंट रिक्वायर एनी प्रूफ। यह तथ्य इतना साफ है कि इसके लिए किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। अब इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ किया गया है, या इसे इस तरीके से भी किया जा सकता है, द फैक्ट इज़ सो क्लियर दैट इट विल नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ। यह तथ्य इतना साफ है कि इसे किसी सबूत की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए बात करते हैं रूल नंबर 8 की। यदि टू के पश्चात एडजेक्टिव का प्रयोग हो लेकिन वाक्य में इन्फिनेटिव टू प्लस V1 का प्रयोग ना हो तो निम्नलिखित विधियों में से किसी एक विधि द्वारा वाक्य में से टू को रिमूव किया जाता है। चलिए उन विधियों के बारे में जानते हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं, ही इज़ टू फैट। अब यहाँ देखा जाए तो टू के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है लेकिन इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं हुआ है। ये वाक्य उस तरीके का नहीं है जैसे ही इज़ टू फैट टू रन इस प्रकार का होता था। अब हमें क्या करना है, निम्नलिखित विधियों में से किसी एक विधि का प्रयोग के यहाँ से टू को रिमूव किया जा सकता है। या तो टू के स्थान पे ओवर का प्रयोग कर दिया जाए, ही इज़ ओवर फैट, वह अत्यधिक मोटा है,
या फिर एक्सट्रीमली का प्रयोग कर दिया जाए, ही इज़ एक्सट्रीमली फैट, या फिर ही इज़ एक्सेसिवली फैट, या इसमें एक फ्रेज जोड़ देते हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ही इज़ फैट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। या फिर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करके भी टू को रिमूव किया जा सकता है, ही इज़ फैटर देन ही शुड बी, वह अधिक मोटा है जितना वह होना चाहिए। या फिर ही इज़ फैटर देन इट इज़ प्रॉपर, ही इज़ सो फैट देन इट बिकम्स अनडिज़ायरेबल। निम्नलिखित विधियों में से किसी एक विधि का प्रयोग करके टू को रिमूव किया जा सकता है। चलिए 9वें तथा अंतिम रूल की बात करते हैं। कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनमें इन्फिनेटिव के स्थान पर फॉर प्लस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है और उस नाउन या प्रोनाउन से संबंधित क्रिया का जिक्र नहीं किया जाता है, अर्थात क्रिया स्पष्ट नहीं होती है। ऐसी स्थिति में दैट क्लॉज में क्रिया का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ बात हुई है चाय की और चाय को पिया जाता है। इसके लिए वर्ब ड्रिंक या टेक का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ टू का सही रिमूवल होगा द टी इज़ सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट या टेक इट। चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता हूँ। दूसरा है हिज सॉरो इज़ टू डीप फॉर टीयर्स। यहाँ दुख और आंसुओं का संबंध व्यक्त करने से है, इसलिए इसके लिए टू का सही रिमूवल होगा हिज सॉरो इज सो डीप दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स। उसका दुख इतना गहरा है कि उसे आंसुओं से व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसे दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, हिज सॉरो इज सो डीप दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टीयर्स। अगला उदाहरण है द वर्क इज़ टू लार्ज फॉर मी। कार्य मेरे लिए बहुत बड़ा है, मैं इसे संभाल नहीं सकता हूँ। चलिए टू को रिमूव करते हैं। द वर्क इज़ सो लार्ज दैट आई कैन नॉट हैंडल इट। कार्य इतना बड़ा है कि मैं इसे संभाल नहीं सकता हूँ। ऐसी स्थिति में भाव के अनुसार निम्नलिखित क्रिया में से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा। बियर सहन करना, एक्सप्रेस व्यक्त करना, अटर कहना, स्पीक आउट बयां करना, कैच पकड़ना, ड्रिंक पीना, फेस या डिफीट सामना करना या हराना, और हैंडल संभालना। यदि इसके बावजूद भी आपके दिमाग में कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट में उसका हल जान सकते हैं। धन्यवाद।